नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः सार्थक स्टडी चैनल पे, जहां हम जीएससी प्रवक्ता के वर्ष 2008 के प्रश्न पत्र को लेकर, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हैं। इस प्रश्न पत्र में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको एक बार हम देखेंगे सरसरी निगाह से और उनके उत्तर हम लोग करेंगे। मित्रों, हम लाइव सेशन भी लेके उपस्थित हैं 8 से 9, जहां हम विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अभ्यास करवाते हैं और वहां प्रश्न भी होते हैं और लाइव आपके कमेंट भी होते हैं, जहां हम आपको बताते हैं कि जहां हम आपको प्रश्नों का अभ्यास कराते हैं। मित्रों, ये वीडियो जो है क्रम से आज के बाद एक प्रश्न पत्र जीएस का मैं लेके जीएससी का आऊँगा और लगातार आपको परीक्षा तक एक प्रश्न पत्र देखने को, जीएससी के सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जीएससी के इतिहास विषय का भी एक प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं तो हमारी जो लाइव सेशन है जो 8 से 9 चल रही है उससे ज़रूर जुड़ें, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कमेंट में अपनी परीक्षा को ज़रूर बताएं जिस आगामी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें एक तरफ अधिनियम है और दूसरी तरफ उसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। हम देखते हैं ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या प्रावधान थे। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो था, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। क्या हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसका विकल्प जो है आप पांचवा, इससे मिलान जो करेंगे आप पांचवा करेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ कब हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1919 आपको दिख रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था हुई थी। 1919 में प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? तो केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था हुई थी। ये बराबर प्रश्न ये आता है कि प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई थी तथा केंद्र में द्विशासन की अधिनियम व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई थी। अब आप देखेंगे यहाँ याद करने का एक ट्रिक हम आपको बताएं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में किस में किया गया था? प्रांतों में किया गया था, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस में किया गया था? तो केंद्र में किया गया था। यहाँ इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रिक हमारे पास है। 1919 क्या है? 1919 छोटा है। किससे छोटा है? 1935 से। तो छोटा वाला छोटे में है और बड़ा वाला बड़े में है। इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जब आएगा तो वो प्रांत हो जाएगा और भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आएगा तो वो केंद्र में द्विशासन हो जाएगा। अब हमारे सामने है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो 1947 में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई थी, यानी कि क्या हो गई? केंद्रीय स्वायत्तता। इसको मिलान के रूप में भी आप देख सकते हैं। यहाँ 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ, 1919 प्रांतों में द्विशासन, 1935 केंद्र में द्विशासन और 1947 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव, अभी पेट परीक्षा भी हुई थी, उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि भारतीय संविधान प्रस्तावना के निर्माण में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित नेहरू ने किया था, ठीक है। पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कारण दिया है, उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। देखिए, यह कथन और कारण है। कथन और कारण में के क्वेश्चन को पढ़ते समय कैसे पढ़ते हैं आप एक बार मेरे साथ देखें। पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया क्योंकि उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल यह स्पष्ट होता है कि कथन ए और कारण आर दोनों क्या है? दोनों सही हैं। उसके जो कथन कारण का है देख लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है,
ठीक है, अब हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे और जो चीज़ें सही हैं उनको भी ध्यान करेंगे और जो नहीं सही है उसको हम लगाएंगे। साइमन कमीशन द्वारा काले झंडों का तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया। ठीक है मित्रों, बिल्कुल क्या कहते हैं, ये सही है। साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया था। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे तथा जगह जगह उसके काले झंडे उसको दिखाए गए थे। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई। बिल्कुल, संविधान प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की लखनऊ सर्वदलीय बैठक कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी, यानी कि यह भी सही है और ये भी सही है और दोनों एक तथ्य भी है। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। मित्रों, ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में पारित न होकर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, इसलिए यह क्या हो गया, यह ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये लखनऊ कांग्रेस 1916 में 9 पारित होकर के, ये आपका इसमें लखनऊ कांग्रेस कब हुआ था? तो लखनऊ कांग्रेस आपका हुआ था 1916 में, लेकिन ये लखनऊ कांग्रेस में 9 पारित होकर के ये कब पारित हुआ था? तो ये 1929 में पारित हुआ था, 1929 में, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है 1929 में। और यह कांग्रेस कहाँ हुई थी? 1929 वाली जो कांग्रेस हुई थी ये लाहौर में हुई थी। 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था। बिल्कुल सही है मित्रों ये भी। तो यहाँ साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे, तूफानी प्रदर्शन हुए थे। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लखनऊ कांग्रेस में 9 होकर के लाहौर कांग्रेस में 1929 में पारित हुआ था। इसलिए पूछा है कौन सही नहीं है, तो विकल्प सी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। एक दलीय शासन प्रावधान करता है। ठीक है मित्रों, एक दलीय शासन किसका प्रावधान करता है? सरकार में और अधिक अस्थायित्व के लिए, दल और अधिक अनुशासन के लिए, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, या दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। तो मित्रों यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक दलीय शासन जो होता है, एक दलीय शासन जो होता है वो क्या होता है? इसमें एक सही है, सरकार में और अधिक अस्थायित्व के लिए होता है। 2 भी सही है, दल और अधिक अनुशासन के लिए होता है। 3 भी सही है, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए भी होता है। लेकिन 4 सही नहीं है, दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। अब बताइए कोई शासन अनुशासनहीनता के लिए कैसे हो सकता है? इसलिए यह 4 वाला ऑप्शन सही नहीं है। कूट के द्वारा इसका चयन करना है तो इसका हो जाएगा 1, उसके बाद सेकंड हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 3। ठीक है, 4 इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये 4 नंबर का ऑप्शन क्या है? ये 4 नंबर का ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत समाजवाद से बंधा हुआ है और कूट के द्वारा हमको इसका उत्तर देना है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस विकल्प में हम देख रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है ये। भारत में एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, यह भी सही है। ठीक है, एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी है यहाँ भारत में। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, जो ये लिख रहा है भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, तो यह ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये समाजवाद से बंधा हुआ है, ये ऑप्शन सही है। अर्थात कूटों में देखेंगे तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है, क्योंकि यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आप पढ़ते ही सहसा आपके दिमाग में आ गया होगा, यह मनरेगा का काम होता तो राज्यों में ही है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया तो जाता है, लेकिन राज्य सरकारों का ये कार्यक्रम न होकर के केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, इसलिए कथन ए सही है और कथन आर भी सही है, क्योंकि यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा ही कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, किंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। एक कार्य उन्मुखी परियोजना है, ये पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है, ये भी सही है और आर भी सही है,
लेकिन व्याख्या सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंध्रा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक जो है वो केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ रचयिता है। जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? ये सलमान रश्दी ने लिखी है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी, यानी कि इसका 3 हो गया। फिर दी फॉर्चून एट दी बॉटम, ये किसने लिखा है? तो ये सी के प्रहलाद ने लिखा है। ठीक है, सी के प्रहलाद, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 4। उसके बाद से दी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये जानते ही हैं, इस पर फिल्म भी है। तो ये किसका है? ये चेतन भगत का है। और उसके बाद घर और अदालत, ये किसका हो गया? लीला सेठ का हो गया। तो इस तरह 3, 4, 2, 1 इसका ऑप्शन हो गया। कहाँ मिल रहा है हमको? तो ये हमको विकल्प बी में आंसर मिल रहा है, इसलिए इसका विकल्प बी सही आंसर हो गया। एक बार और देखते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी, दी फॉर्चून एट दी बॉटम ऑफ द पिरामिड सी के प्रहलाद, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत, घर और अदालत लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान हैं, इनका अवरोही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, आरोही क्रम नहीं, अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ ये पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो किसकी है? कह रहा है कि नगरीय जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा आपकी हो गई पश्चिम बंगाल की। ठीक है, सेकंड पे कौन हो गया? तमिलनाडु हो गया। थर्ड पे कौन हो गया? थर्ड पे उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, और फोर्थ पे कौन हो गया? तो फोर्थ पे महाराष्ट्र हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं, निम्नलिखित में से उनका अवरोही क्रम कौन सा? यहाँ अवरोही क्रम पूछ लिया। वहाँ क्या पूछा था? वहाँ भी अवरोही क्रम ही था, और यहाँ भी अवरोही क्रम ही पूछा है, यानी कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ। तो मित्रों यहाँ हम देखेंगे, हम जानते भी हैं सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की है, फिर आजमगढ़ की है। ठीक है, आजमगढ़ की है, फिर कानपुर देहात की है, और फिर जौनपुर की है। तो यहाँ पे जो है इलाहाबाद तो सही है बिल्कुल, और आजमगढ़ भी सही है, लेकिन इसके बाद इलाहाबाद आजमगढ़ के बाद कानपुर नगर की होनी चाहिए, और फिर जौनपुर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जौनपुर जो है ये ऑप्शन सही नहीं दिया गया था, ये जौनपुर जो है ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये कानपुर नगर जो है ये क्या हो जाएगा? ये 3rd ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से याद रखें। कानपुर नगर क्या हो जाएगा? तो ये 3rd हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का जो सटीक आंसर होना चाहिए वो सटीक आंसर ना होने के नाते इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर नगर और फिर जौनपुर, इस तरह से इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, इसको हम व्याख्या के द्वारा भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इलाहाबाद की जनसंख्या कितनी है। इलाहाबाद की जनसंख्या आपको सामने दिख रही है 59,54,391। आजमगढ़ की जनसंख्या 46,13,913। कानपुर नगर की 45,81,268 और जौनपुर नगर की 44,94,204। मित्रों पुनः आगे बढ़ते हैं। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? ठीक है, पांडे का, सातवाहन का, चोल का या चेर का? तो सिमुक जो है किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसको ध्यान रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक आकर्षण है और स्थान है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कबीर की समाधि कहाँ पे है। ठीक है, और सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है। तो कबीर की समाधि हम सभी जानते हैं कहाँ पे है। आप इसमें मिलान करेंगे फतेहपुर सीकरी, वृंदावन, कुशीनगर और मगहर में। तो कबीर की समाधि हमको मिलती है मगहर में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह हमको मिलती है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। गोविंद देव मंदिर हमें कहाँ मिलता है? तो गोविंद देव मंदिर हमें मिलता है वृंदावन में। और बौद्ध स्तूप कहाँ मिलेंगे? तो कुशीनगर में मिलेंगे। सही ऑप्शन कहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों 4, 1, 2, 3। क्या हो जाएगा? 4 अगर कूट दिया होगा तो वहाँ पे क्या होगा? 4, 1, 2 और ये हो जाएगा 3। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों।
ये यहाँ इसका मिलान देख सकते हैं। कबीर की समाधि मगहर, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, गोविंद देव मंदिर वृंदावन और बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो ये कुशीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। इधर आपको सन दिए हुए हैं, इधर विभिन्न युद्ध दिए हुए हैं, तो हम इसको देखते हैं और इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। 1556 में क्या हुआ था? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बस यहाँ आपको अपना रिवीजन करना है। आपने बार बार इसको छोटी क्लास से ही और आज तक पानीपत का युद्ध पढ़ा होगा, प्रथम युद्ध भी पढ़ा होगा, द्वितीय युद्ध भी पढ़ा होगा। तो 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया। उसके बाद से 1576 क्या हो गई? हल्दी घाटी की लड़ाई हो गई। हल्दी घाटी की लड़ाई 1817 से 1819 ये क्या था? ये तृतीय मराठा युद्ध हो गया। और 1799 में क्या हो गया? चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध हो गया। इस तरह से हम देखते हैं जो हमने मिलान किया है वो हमको किस विकल्प में मिलते हैं? तो हमको बी विकल्प मिलते हैं। 4 3 2 1 कैसे मिलाया हमने? 4 मिलाया, फिर 3 मिलाया, फिर 2 मिलाया, फिर 1 मिलाया। तो कहाँ मिलता है ये? तो ये बी विकल्प में मिलता है। ठीक है, 4 3 2 1। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ नृत्य है और एक तरफ जाने माने उनके कलाकार हैं। कथकली है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है और कथक है। ठीक है, अब इनको हम मिलाने का प्रयास करते हैं। तो कथकली कहाँ का है? कथकली के जाने माने कलाकार कौन है? तो कथकली के हो जाएंगे आपके कृष्णन नायर। और कुचिपुड़ी के कौन हो जाएंगे? राजा एवं राधा रेड्डी। ठीक है, कुचिपुड़ी के राजा एवं राधा रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, भरतनाट्यम के कौन हो जाएंगे? तो भरतनाट्यम के तो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है ये, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। और कथक के कौन हो जाएंगे? तो उषा शर्मा हो जाएंगे। अब मिलाने के आधार पर हम देखते हैं कि हमारा कौन विकल्प सही बैठता है। तो विकल्प सी 5 4 1 2 विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। आप अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं जो आपके जीएससी प्रवक्ता के सन 2008 के जीएस के प्रश्नों को लेकर के है, जिसमें हम जल्दी जल्दी आपको सन 2008 के जीएस के वे प्रश्न जो आगामी जीएससी प्रवक्ता की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उनको हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मित्रों हम एक लाइव सेशन भी चला रहे हैं जो 8 से 9 चल रहा है। अगर आप हमारी लाइव सेशन में जुड़ते हैं तो आगामी परीक्षाओं के लिए उस पर बैचेज चल रहे हैं और पूरी व्याख्या के साथ उसमें बैचेज हम चला रहे हैं। साथ ही साथ आगामी आरओ की परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो वो हिंदी की गारंटी के साथ क्लास आपकी चलेगी, जहां अगर आप कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं तभी भी आप एबव 55 ही रहेंगे। हमारा ये पूरा प्रयास है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के लाइव सेशन में चलते हैं तो निश्चित रूप से आरओ की परीक्षा होने तक आप इस कंडीशन में रहेंगे कि जीएस और हिंदी आप इतना कर सकेंगे कि आप पीटी परीक्षा बहुत आसानी से पास कर लेंगे। मित्रों हमारे लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निश्चित रूप से परीक्षा पास करने में हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारी प्रयास आपको परीक्षा को पास करने की तरफ लेके जाए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी मित्रों इसमें एक करो या मरो पेट परीक्षा का प्रश्न था कि यह नारा किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, क्रम से देखते हैं। पहले दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी 3 हो गया। आराम हराम है किसने कहा था? यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी 4 हो गया। और करो या मारो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, और ये हो गया 1। और उसके बाद स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इस तरह हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन क्या होता है हमारा? 3 4 1 2 3 4 1 2, यानी कि डी आंसर इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर एक बार देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं इसमें। तो करो या दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो महात्मा गांधी, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? करा अतिवादी नहीं था। तो आप जानते हैं लाल बाल पाल, ये तीनों अतिवादी थे। लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों क्या थे? अतिवादी थे। ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से ये जाने जाते थे। तो इसमें अतिवादी कौन नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया मित्रों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको याद ऐसे ही करते हैं कि लाल बाल पाल जो थे वो अतिवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, बार बार यह प्रश्न
पूछा जाता है। कौन कौन निर्वाचक मंडल में होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य आया हुआ है, राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य आए हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्रों के, दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों के क्या होते हैं? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप केपरा में देखेंगे तो केवल दिल्ली और पुडुचेरी ही दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरा मित्रों, आप ध्यान रखेंगे, हर जगह केवल राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित, निर्वाचित और निर्वाचित, यह आना ही चाहिए। अगर निर्वाचन नहीं आया तो उस ऑप्शन की तरफ आपको नहीं जाना है, निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, यानी इसमें 4 ऑप्शन जो है गलत है। तो जब 4 को हम गलत कर देंगे तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में कौन कौन हो गए? संसद के दोनों सदनों के से निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है? परिसंघ कहा जाता है, अध्यात्मक कहा जाता है, या फिर अर्धसंघी या एकात्मक कहा जाता है? तो जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली है मित्रों, इसको क्या कहते हैं हम? इसको अर्धसंघात्मक कहते हैं, यानी कि विकल्प सी इसका सही आंसर है, राइट आंसर है इसका मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए क्या कह रहा है कि कौन एक सुमेलित इसमें नहीं है, ठीक है। तो हार्मोन, हार्मोन से क्या होता है? मूड, हार्मोन सब सही रहता है तो मूड से यस इसका सुमेलन है। एंजाइम क्या करते हैं? उपापचय में सहयोग करते हैं, ये भी सुमेलित है। और एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट पाचन, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही सुमेलित नहीं है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऊर्जा क्या है? तो वसा से ऊर्जा हमको मिलती है, यानी हार्मोन से मूड, एंजाइम से उपापचय और ऊर्जा से वसा से ऊर्जा ये प्राप्त होती है, लेकिन पाचन में एंटीऑक्सीडेंट का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः कारण से हो सकती है। तो अगर आयोडीन की कमी होती है मानव शरीर में तो क्या होता है? आप जानते हैं, रक्ताल्पता, टाइफाइड, हैजा या गाइटर घेघा। तो आप जानते हैं, सामान्य सी बात है कि आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में क्या होता है? तो घेघा होता है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? यह प्रश्न परीक्षा में भी था, मुद्रा के अवमूल्यन से संबंधित, ठीक है। तो आप समझिए, जब मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो क्या होगा? आयात महंगा होगा, जैसे हमारी मुद्रा का दाम कम हो गया और जहाँ से हम मंगाते हैं वहाँ की मुद्रा का तो हमारी मुद्रा का मूल्य अगर कम हुआ तो उनकी मुद्रा का मूल्य ज़्यादा होगा। तो आयात क्या होते हैं? आयात जो है वो महंगे हो जाते हैं। और निर्यात क्या होगा? हमारी मुद्रा का तो कोई मूल्य ही नहीं है, तो निर्यात सस्ता हो जाएगा। तो जब भी कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव यह होता है कि आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है, ठीक है। अभी आपने इसके पहले भी इलायची के उत्पादन के संदर्भ में पढ़ा है कि कौन सा प्रदेश है जो सबसे आगे इलायची उत्पादन में। तो आपने वहाँ क्या पढ़ा था? आपने वहाँ केरला पढ़ा था, और अब यह केरला का एक स्थान दे दिया है इडुक्की। तो वही पूछ रहा है कि इडुक्की कहाँ स्थित है? तो निश्चित रूप से विकल्प सी इसका सही आंसर है, इडुक्की केरला में स्थित है। मित्रों, सन 2008 के जीआईसी प्रवक्ता के जीएस प्रश्न पत्र का से यह प्रश्न थे जो आपके रिवीजन के लिए हैं। आप जल्दी जल्दी देख के इसको रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी किसी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।